हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ इंटरव्यू सीरीज की एक नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में, यानी कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है, किस तरीके से आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, और जानेंगे हम एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल से कि किस तरीके से जो डिजिटल फॉरेंसिक की इन्वेस्टिगेशन होती है वो करी जाती है और कितना टाइम उसमें लगता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। तो आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए जो यहाँ पे अपना करियर को बनाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारे साथ हैं वो है लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष सर। संतोष सर ऑलमोस्ट 23 ईयर्स इंडियन आर्मी में एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड एज अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर काम कर चुके हैं, एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ वीपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्वाइट संतोष सर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच सर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था कब आपका कुछ फ्री टाइम हमें मिले एंड ये मैं इंटरव्यू कर पाऊँ। एंड जैसे कि सब लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कितना बिजी स्केड्यूल आपका रहता है। एंड 23 ईयर्स आपने ऑलमोस्ट आर्मी को दिए हैं। उसके बाद फिर अभी आप एज अ वीपी ज्वाइन करे हो कंपनी में। तो फिर अभी वैसे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you, Rahul. Thank you for calling me. It's really great. Nice to see you after the internship, summer थैंक यू। internship. Yes. थैंक यू सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सर ये है कि अभी तो सबको पता है साइबर सिक्योरिटी क्या है एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है, इंसिडेंट रिस्पांस क्या होता है। लेकिन सर 2000 में शायद आपने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, 1999. 1999। आपके दिमाग में उस वक्त मतलब कैसा है कि मुझे डिजिटल फॉरेंसिक्स या फिर डीएफआईआर में ही जाना है? Okay. पहले उस वक्त means there was nothing called as DFIR, right? तो means this field computers का जो you can say use ज़्यादा जो शुरू हुआ वो in the 2000 के बाद ही computers और ये सब इंडिया में एटलीस्ट आने लग गए, लोग यूज करने लग गए और फिर इसके बाद क्राइम्स होने लग गए जो भी है। सो बट when 1999 में जब ज्वाइन किया तब इट वाज समथिंग कॉल्ड एज ये थी नेटवर्किंग था, आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें वी यूज्ड टू ओनली वर्क ऑन कंप्यूटर्स, यूज एप्लीकेशंस। फिर उसमें हम यू कैन से नेटवर्किंग करते थे, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। दैट्स द मैक्सिमम। और इंटरनेट एक स्टैंड अलोन ऐसी चीज थी कि जिसमें हम we used to only use it for some activities like mailing system or some very few messaging platforms थे या chat platform जिसे हम बोलते हैं वो थे। और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तो कम ही थे। इनफैक्ट कुछ प्लेटफॉर्म बाद में आए, जैसे कि ऑरकुट आया, फिर कुछ माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स आए। एंड तो लगभग 2004 तक मैं टोटली इनटू नेटवर्किंग और नेटवर्क सिक्योरिटी बोल सकते हैं उसमें था। अब नेटवर्क ओके। सिक्योरिटी में क्या व्हाट वाज देयर वाज कि हम जैसे कि एक नेटवर्क को सिक्योर कैसे करना है, एंटीवायरस, नेटवर्क लेवल डिफेंस मैकेनिज्म से फायरवॉल सेटअप करना, या फिर यू कैन से सर्वर सेटअप करना, एक डीएमजी में सर्वर सेटअप किया, ब्लॉकिंग करना, राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना। तो इस तरह के चीजें करते थे। एंड फिर 2004 में या 3 में वंस मैं एक बार आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एक वेबसाइट थी, एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉज की, पुणे में एक इंस्टीट्यूशन है। एंड सिंस मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं आई केम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड एज साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर प्रोग्राम। तो मैं आई वाज इंक्विजिटिव, मुझे लगा कि क्या चीज़ है, थोड़ा देख लेते हैं। और मैंने जो देखा तो पहले जब व्हेन यू आर यंग यू लाइक जेम्स बॉन्ड टाइप एक्टिविटीज, आपको अच्छी लगती है। तो मेरे लगा ये चलो ये अच्छी चीज़ है, कुछ तो हम पता करेंगे। जेम्स बॉन्ड टाइप मूवीज देखते थे हम उस वक्त। Yes. तो फिर मैं बोला लेट्स सी इट। और फिर मैंने उसको प्रोग्राम के लिए मैंने रजिस्टर कर दिया। और जब मैंने रजिस्टर कर दिया तो सडनली आई लाइक दैट प्रोग्राम, एंड दैट वाज द फर्स्ट कोर्स व्हिच आई डिड जो इन साइबर फॉरेंसिक्स, और यू कैन से फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एज सच। एंड उससे जो शुरुआत हुई, लाइकिंग हुए, देन यू रियलाइज कि जो मैं काम कर रहा हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी का, उससे आगे बढ़कर यू कैन डू few things which are which you can not only safeguard the network but you can do the investigate crimes, systems को एनालाइज करना। तो ऑलरेडी जिस फील्ड में था मैं 4-5 साल के लिए उस वक्त, उसी को मैं अलग तरीके से देख सकता हूँ। if I know how to configure a router or a network or any kind of a solution, तो फिर इन्वेस्टिगेशन के वक्त उस वही चीजें काम आती। मुझे पता मीन्स पता होना चाहिए कि
वो जो एविडेंस है वो कहाँ पे लाई करेगा, और अगर एक सिस्टम ठीक से कॉन्फ़िगर्ड है तो कहाँ होगा, कि अगर नहीं कॉन्फ़िगर्ड है तो क्या होगा। तो इस तरह से ये डिजिटल फोरेंसिक्स या साइबर फोरेंसिक्स, जिससे दो लोग इंटरचेंज करते हैं इसको। सो वो इस फील्ड में मैं एंटर किया। एंड उसके बाद तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि ये न्यू फील्ड थी, तो उन्होंने बोला चलो यू शुड बी वर्किंग इन दिस फील्ड। और मुझे एक ऑप्शन, एक यू कैन से प्लेटफॉर्म मिल गया जो मैं इस फील्ड को आगे ले जा सकूं और खुद सीख सकूं। और उस वक्त इंडिया में बहुत कम लोग थे, एक दो लोग जरूर थे, वो आर नाउ मीन्स वो अभी रिटायर हो चुके हैं। हम उस स्टेज में है कि हम वो स्टेज में रिटायर तो नहीं हो रहे, बट सीनियर इसमें आगे है। सो दे वर वर्किंग, बट उस वक्त कनेक्ट भी नहीं था, तो हम कनेक्ट भी नहीं कर पाते थे कि फॉरेंसिक्स में कौन कौन बंदे काम कर रहे हैं। तो हमें लगता था कि हम ही है साइलोज में, बट कुछ सालों बाद पता चला कि हमसे पहले भी कुछ साल पहले कुछ लोग थे वो आर वर्किंग इन दिस फील्ड। और इस तरह मैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में एंट्री कर ली। इट्स अ ग्रेट स्टोरी सर। बट सर एक क्वेश्चन है, अगर आज DFIR में नहीं होते तो किस पोजीशन में होते, किस डोमेन में होते? वैसे DFIR मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था, आर्मी वाज माय फर्स्ट चॉइस, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की। एंड एज ए इंजीनियर आर्मी ज्वाइन की थी, एज ए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर ज्वाइन की थी। एंड आई वांटेड टू गेट इनटू आईटी। तो अगर मैं DFIR में नहीं होता तो आई वुड बी डूइंग सम टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड जॉब्स, मींस वही इसी टेलीकम फील्ड में होता, और आईटी में होता है, मींस आईटी सिक्योरिटी। बट इससे आप यू कैन नॉट ना, ये जैसे कि जो टेक्नोलॉजी ऐसे इवॉल्व होती है ना, जो आप आज सोचते हो मे बी 2 साल बाद यू हैव टू चेंज। वही हुआ मेरे साथ भी, और सबके साथ भी वही होगा। मैं सोचा मैं आईटी में रहूंगा, नेटवर्किंग करूंगा, मींस ऑन द यू कैन से डिफेंसिव साइड में काम करूंगा। बट लेटर यू रियलाइज कि किसी ना किसी को तो कुछ और नई चीज जो है ये करना है। जैसे आप लोग हैं अभी, आप हम फोरेंसिक्स कर शुरू की डिस्क फोरेंसिक्स से, फ्लॉपीज डिस्क, फिर वो अभी स्टोरेज मीडिया कैटेगरी में आ गया, अभी कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन फॉरेंसिक जैसे आप लोग या इवन वी आर डूइंग नाउ, डीप टेक में आएगा, ब्लॉकचेन में आएगा, क्रिप्टो में आएगा, ऑटोमेटिक फोरेंसिक, स्काडा फोरेंसिक, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ फोरेंसिक। सो ये इवॉल्व हो रहा है, हर एक फील्ड इवॉल्व होता है। तो जो भी आता है वो जब एंटर करता है और जब वो बाहर जाता है, वो ही हैज टू चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली। मीन्स हर 6 महीने 7 महीने में देयर समथिंग न्यू। इनफैक्ट 6-7 महीने में तो आदमी ये हो जाता है, मीन्स ही इज ओल्ड इन दैट फील्ड, सो ही हैज टू कीप अब्रेस्ट। सो ये यही है, मीन्स दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड सर आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी का थंब रूल ही यही है कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेट एंड अपग्रेड। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। आप तो उसमें हो तो आप जानते हो इस चीज को। एंड सर अभी एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जैसे कि डिजिटल फॉरेंसिक्स के ऊपर ही पूरा सेशन है। तो एग्जैक्टली सर, जैसे कि 23 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको है, तो आपकी नजर में एग्जैक्टली डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है? देखो लोग ना, मैं जब कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्री में जाता हूँ, तो 99% यानी 99% डजंट नो व्हाट डिजिटल फॉरेंसिक्स इज, या फिर कंफ्यूज करते हैं, या फिर वो एक टेक्निकल डेफिनेशन देते जो बुक में या किसी कहीं पढ़ा हो, किसी प्रेजेंटेशन में। सिंपल टर्म में डिजिटल फॉरेंसिक्स ये है, अगर मैं जो जानता नहीं उसको मुझे समझाना है, टू प्रोड्यूस एविडेंस so that it can be put in the or it can stand in the court of law। मैं ऐसा एविडेंस निकालूं जो कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करे, वो डिजिटल फॉरेंसिक्स है, सिंपल टर्म्स। एंड टेक्निकल अगर मुझे डेफिनेशन देना है तो उसका ऑलरेडी इंटरनेट या बुक्स में है कि it's a scientific process where you actually recreate the digital crime scene, where you carry out various processes like identification, analysis, interpretation, preservation, and you are so that it stand in the court of law, maintaining the integrity of the evidence. So people will not understand this, but if you say कि मैं means take a evidence and make it tenable in the court of law, that's a simple definition of digital forensics। ओके, थैंक यू सो मच सर। मतलब जो लोग इस डोमेन के नहीं भी हैं उनको भी आई होप अब समझ में आ गया होगा कि डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्चुअल में क्या होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिजिटल फॉरेंसिक्स का जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है, आप डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कहीं भी कर रहे हो, कहीं पे कुछ क्राइम हो गया, कितना टाइम, एवरेज टाइम कितना लग जाता है एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मैं एक चीज बताऊं, इस ट्री में यू कैन नॉट फिक्स अ टाइम।
राइट? इसमें पैशन और पेशेंस मैं कहता हूँ। पेशेंस इसलिए कहता हूँ कि टाइम कैन नॉट बी फिक्स्ड। अगर आदमी बोलेगा कि मैं 1 घंटे में ये केस सॉल्व करके आऊँगा, वो नहीं कर सकता, बिकॉज़ यू डोंट नो द डिफरेंट सिनेरियोज़, यू डोंट नो मेनी थिंग्स। सो डिफरेंट केस रिक्वायर्स डिफरेंट टाइम्स। आई विल गिव यू एग्जांपल। आप लाइफ फॉरेंसिक्स के लिए कहिए मेमोरी डंप लेना है। आप यही सोचिए कि अगर मेरी मेमोरी कम कैपेसिटी की है तो जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा कैपेसिटी को ज़्यादा लगेगी। अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी की मेमोरी है आजकल, तो देन उसके लिए एनालिसिस के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उसमें क्या-क्या एनालिसिस करना है वो भी डिपेंड करता है। अगर मुझे सिर्फ़ उसका मेमोरी डंप लेके उसको सिर्फ़ टेक्स्ट एनालिसिस या कैन से कीवर्ड सर्च करना है तो उसके लिए कम लगेगा। अगर उसमें मुझे डायनामिक एनालिसिस करना है जिसमें कि वो मैलवेयर कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा लगेगा। तो जो आपका स्कोप है, जो जो भी है फोरेंसिक्स का, वो डिपेंड करता है कि टाइम क्या लगेगा। दूसरी चीज़ है कि हम इसमें डिजिटल फोरेंसिक्स में इसको 2 प्राइमरी प्रॉब्लम कहते हैं। एक होता है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी और प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटी। पहले क्या होता था कि एक घर में आपको एक ही मोबाइल मिलेगा, एक लैपटॉप मिलता था। अभी एक वाई-फाई राउटर मिलता है जिसमें 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो पहले केस में एक एक चीज़ आती थी, अभी 10 चीज़ें आएगी अगर मेरे घर पे आपको रीड करनी है या सीज़ करनी है। तो बिकॉज़ डिवाइसेस ज़्यादा हो गए तो टाइम बढ़ गया, राइट? नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटी की, पहले मेरे पास आपके पास से 120 एमबी के पहला कंप्यूटर कर दिया था जिसका हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 120 एमबी थी 1993 में, राइट? तो अभी तो वो मिलेगा भी नहीं, आपको रैम भी उससे ज़्यादा 50 गुना ज़्यादा रैम मिले। सो प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटीज़ की ये कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि आपने हार्ड डिस्क पहले 500 एमबी की थी, अभी तो 4 टीबी की हार्ड डिस्क आ जाती है। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एंड प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटी टाइम, प्रोसेसिंग टाइम डिसाइड करते हैं आपका। सो कितने डिवाइसेज़ आए, क्या कैपेसिटी थी, तो वो प्रोसेसिंग टाइम डिसाइड करता है। और सेकंड चीज़ कि क्या-क्या करना है, जैसे मैंने पहले आपको बोला। तो ये सब चीज़ें कैटर करते हैं, तो यू शुड नॉट गो विद अ फिक्स्ड मेंटालिटी कि मैं इस टाइम फ्रेम में ये केस करूँगा। हुँ। सो ये ओपन माइंड से जाना है। एंड और एक चीज़ है कि अगर एक एविडेंस मिला तो फोरेंसिक्स ये कहता है कि अलग-अलग तरीके से या अलग-अलग टूल से सेम एविडेंस एक्सट्रैक्ट करना या रिट्रीव करना आना चाहिए। सो अगेन वो डुप्लीकेसी हो जाती है। सो कोलैबोरेशन जिसे हम बोलते हैं कि हम वो चीज़ है कि नहीं है, एक बार मिले तो 10 बार या 100 बार या 1000 बार मिलनी चाहिए। कोई भी चीज़ में यूज़ की हो, अगर सेम प्रोसीजर उसको। तो व्हेन आप कोलैबोरेट करते हो उसका भी टाइम ऐड होता है। बट आई टेल यू, अगर सिंपल केस है, एक केस अगर नेशनल फोरेंसिक लैबोरेटरी में जाता है, इट टेक्स अराउंड 6 मंथ्स टू कम, बिकॉज़ उसमें बाकी सारे इश्यूज़ भी है, पेंडेंसी, प्रायोरिटी। अगर मैं इमीडिएटली एक एक लैपटॉप का अगर एनालिसिस शुरू कर दूँ, कम से कम आप ले लीजिए कि 15 दिन तो आप लेके चलिए, अगर मैं उस केस पे कंटीन्यूअसली बैठ रहा हूँ तो। ओके। और एक हार्ड डिस्क। और सर वो पॉसिबल नहीं है मतलब कि क्राइम सीन से सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क मिले, उसके अलावा और भी कई वहाँ से डिवाइसेस मिल सकते हैं? एक एक क्राइम सीन में आजकल कम से कम मेरे एक केस में एक क्राइम सीन में 400 से ज़्यादा डिवाइसेज़ मिले हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कितना टाइम लग सकता है। सो ऐसे 400 अलग प्लस। एक तो नहीं मिलेगा, कम से कम यू कैन से 5 से ज़्यादा ही है कि किसी घर में जा रहे हो, हाँ। अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो कम से कम 100 से ज़्यादा तो ले लो। या अगेन ये डिपेंड करता है कि ये एक है तरीका है कि जो क्राइम सीन पे जाता है कि सिर्फ जिसमें एविडेंस हो सकता है वही डिवाइस सीज़ करना चाहिए। एक सीख है इससे कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेयर द एविडेंस इज़ लाइंग, और उसी को करना है। आप सब कुछ लाके मीन्स एनालिस्ट और लैब का टाइम ज़ाया कर रहे हो और आपका केस को भी डिले कर रहे हो। तो हुँ। वो एक चीज़ सिखाई जाती है कि राइट थिंग को हमने सीज़ करना है, राइट थिंग को एनालिसिस करना है। ऐसे नहीं कि एनालिसिस आप ओपन एंडेड एनालिसिस करो। आपने मुझे कह दिया कि मैं सिर्फ़ इसमें ईमेल एनालिसिस चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ़ ईमेल एनालिसिस ही करूँगा। मैं बाकी चीज़ें हुँ, नहीं करूँगा, तो टाइम बचेगा। अगर आप बोले कि सब कुछ करो तो जो 10 दिन या 15 दिन में केस होना है वो कम से कम 3 महीने लग जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एरा में डिजिटल फॉरेंसिक्स कहाँ तक इसका मतलब अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो कितना फ्यूचर है मैं इसके इस साथ? जब हाँ, मैं जब इस टॉपिक में बात करता हूँ एआई, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड इन टर्न आईओटी, क्रिप्टो, डीप टेक, ब्लॉकचेन, तो बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड इट इज़ अ सॉल्यूशन आल्सो, मैं ये कहता हूँ। बिकॉज़ प्रॉब्लम ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे आपको एनालिसिस के लिए डीप फेक्स वीडियोज़ आएँगे, उसको आपको एनालाइज़ करना है ना? तो वो फोरेंसिक्स एनालिस्ट का काम है, राइट? तो उस पे काम करेगा। एंड अगर कुछ और भी है जो चल रहा है, जो इसमें एमएल यूज़ करता है, डेटाबेसेस, बड़े-बड़े डेटाबेसेस हैं,
यू कैन से डेटा साइंस जहाँ यूज हो रहा है, तो यू आर एक्चुअली डूइंग इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट पर्टिकुलर एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं। And when it comes from the best part की, you can use this solution to make your case faster. तो फोरेंसिक अगर मेरे पास एक टूल या कोई ये है जिसमें AI/ML यूज हो रहा है, जो मैं केस मुझे 15 दिन लग रहे हैं, वो मुझे मेरे 1 दिन में भी हो जाएगा। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो एंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑल्सो। तो आपको केसेस सॉल्व करने के लिए भी आएगा और उसको इसको इस्तेमाल भी वो उस कर सकते हैं आप। सो दोनों तरफ से आप इसको देख सकते हैं। तो उसी के साथ एक सर कोट याद आता है कि टेक्नोलॉजी इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। हाँ, यस, बिल्कुल। एंड सर जैसे कि हम चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के, तो हमेशा एक बात क्लिक करती है कि जैसे कि हमने अपना आईपी को स्पूफ कर दिया, मैक एड्रेस को हमने स्पूफ कर दिया, एंड हमने डीएनएस लीक्स को भी वहां से हाइड कर दिया, एंड हम टॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां पे कई लोगों की ऐसी मेंटालिटी है या फिर कई ऐसे टूल्स आते हैं जो आपको वहां पे अनोनिमस बना देते हैं। तो एज अ डिजिटल इन्वेस्टिगेटर मतलब आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है वो? देखो, बिफोर आई आंसर दैट एनोनिमिटी का मींस आंसर देने से पहले मैं बताऊं, जब आप एक डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो कोई तो डिवाइस यूज करोगे, उसके बाद आएगा आपका मीडिया, एनोनिमिटी, वीपीएन जो भी आप यूज करोगे, बिल्कुल से। जब आप कोई भी एक डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, जैसे आपने आपका प्रोफाइल क्रिएट किया, एक सीवी क्रिएट किया, तो कम से कम 25 जगह पे उसकी एंट्री हो जाती है पूरे डिजिटल डिवाइस में। रजिस्ट्री, टेम्परेरी फाइल्स, प्रीफेच फाइल्स, डिलीटेड कंटेंट्स में, स्लैक स्पेस में। तो यू कैन नॉट हाइड, मींस क्रिएट हुआ है वो प्रूव हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। वही बात एनोनिमिटी की, मोस्ट ऑफ द वीपीएन्स आर एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विसेज के, यू कैन से दीज आर द टूल्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड। सो जो अगर कोई फ्री दे रहा है तो फ्री वीपीएन सर्विस नहीं है, आप यू आर इन द ट्रैप, पहली बात। फिर आपने टॉर और राफेल करके सर्विसेज का यूज किया, जो एक कंड्यूट देते हैं आपको ना, एंड टू एंड कनेक्टिविटी। अगर आपने ठीक से उसको पढ़ा है तो देयर इज अ एंड पॉइंट एंड अ स्टार्ट पॉइंट। एंड पॉइंट पे जहां पे भी वो ट्रैफिक इज इन क्लियर, राइट। तो टॉर का अगर एग्जिट पॉइंट आपको मिल गया तो देन आल्सो यू कैन, देन आल्सो योर ट्रैफिक इज ओपन। नेक्स्ट थिंग इज कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इफ यू फाइंड आउट व्हिच वीपीएन इज यूज्ड, यू कैन, वो अप्रोच करते हैं उस वीपीएन प्रोवाइडर को, एंड एज पर द न्यू रूल्स भी आए सर्टेन के, आपने पढ़े होंगे पिछले महीने, व्हिच वीपीएन में रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। सो दे हैव टू कोऑपरेट विद द एंड टेल हु ऑल आर रजिस्टर्ड, कौन वो वीपीएन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यूज कर रहा है। सो आईपी स्पूफिंग और ये अभी पुराने टेक्निक्स हो गए, मींस, बट स्टिल दे आर यूज्ड, बिल्कुल यूज होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। But every, there is a चोर पुलिस का खेल है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर। सो अभी हम इन्वेस्टिगेशन फील्ड में काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो वी नो कि भाई क्या करना है। पहले बोलते थे यार टेलीफोन में पता नहीं चलेगा कौन बात कर रहा है, फिर बोला कि चलो सीडीआर एनालिसिस करोगे तो पता चल जाएगा। फिर बोलते कि नहीं, हम ये ना आईपीडीआर यूज करेंगे, वॉइस ओवर ना, जैसे व्हाट्सएप कॉल और ये यूज करेंगे, उसके भी ये हो गया। So everything, yes, but there are more challenges than solutions, because नई चैलेंज आती जाती है, उसको सोल्यूशन आने में टाइम लगता है। बट ये इसके साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि फोरेंसिक्स का लोग जो सुनते हैं कि भाई एक कुछ एनालिसिस किया, केस सॉल्व हुआ, मैं ये बताऊँ कि इसमें फेलियर ज्यादा है सक्सेसेस से। अगर मेरे पास 10 चीजें आती है, हो सकता है मैं 7 में फेल हो चुका हूँ और 3 में मैं पास हो चुका हूँ, या मैं कर पाया उसमें कुछ काम, या मेरी टीम कर पाई, ये टीम वर्क होता है एनिमे। तो देयर आर मोर फेलियर्स देन सक्सेसेस इन दिस फील्ड। तो हमको सिर्फ सक्सेसेस दिखते हैं, फेलियर दिखते नहीं है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर एक डैमेज हार्ड डिस्क है, अगर इनक्रिप्टेड हार्ड डिस्क है, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, क्योंकि इधर ओईएम सपोर्ट नहीं करेगा, या टेक्नोलॉजी पता मींस टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, या इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ऐसा होगा, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। सो ये चीज अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इस फील्ड में आना चाहिए, वो अगर फेल होता है तो कोई बात नहीं, वो एटलीस्ट उससे सीखता है कि कैसे और क्या हो सकता है उसमें। सो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। सर एक्चुअली आपने एक बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे दिया है, क्योंकि मैंने मतलब बहुत इंटरव्यूज लिए हैं इससे पहले भी। तो जनरली लोग जो पॉजिटिव साइड होती है ना, उसी की ज्यादा बात करते हैं, मतलब जो अच्छा है वहाँ पे उस डोमेन के लिए। बट जो नेगेटिव चीजें हैं वो हर कोई नहीं बताता है। सो थैंक यू सो मच सर, ये सारे मेरी ऑडियंस को ये चीज बताने के लिए। नहीं ओके, नहीं, सो थैंक्स। सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम डार्क वेब की बात करते हैं,
तो डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन में जैसे बहुत सारे हर्डल्स तो होते ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे और भी कई तरह की चीजें होती हैं, उसके बारे में हम ज्यादा आई नो हम उस पे इस प्लेटफॉर्म पे इतनी बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो आपके लिए कभी इतना चैलेंजिंग बना कि उसको इन्वेस्टिगेशन करना? देखो, हर केस चैलेंजिंग है, हर केस डिफरेंट है। हर केस में मैं जब 20 साल बाद अगर कोई केस ले रहा हूँ, जितना आपको नॉलेज है एज़ ऑन डेट, वही उसी नॉलेज से मैं एंटर करता हूँ। तो हम दोनों इवन प्लेटफ़ॉर्म में अगर दो अब इस आज के डेट में कोई केस आया, हम दोनों को साथ में दिया, तो मैं आपके लेवल से ही एंटर कर रहा हूँ या आप मेरे लेवल से एंटर कर रहे हैं। बिकॉज़ इट्स अ न्यू केस, यू हैव टू डू एवरीथिंग। सो एवरी केस इज़ डिफरेंट, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस बहुत है इस फील्ड में। Tools are not the solution. The tools are assistance, right? You have manual analysis करना करता है. You have to create that kind of network. Dark web, deep web, yes, that's a big challenge. अगर मैं कहूँ नहीं चैलेंज है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ इसका मतलब, बिकॉज इसमें दे आर सोल्यूशंस अवेलेबल, यस, बट हम जो जैसे कि मैंने बोला कि डार्क वेब डीप में सिनारियो में हमने कोई केस अगर किया है, तो हजारों ऐसे केस हो गए जो हमें पता नहीं हुआ कि हो रहे हो, बिकॉज वो डार्क वेब डीप में है। जैसे कि मेरे पास 10 फ़ोन आए, मैं आपको बोल दिया कि 7 नहीं मैं कर पाया, 3 कर पाया। वो तो कह रहा है, वो फैक्ट्स है। बट डार्क वेब में वो कह नहीं सकता, बिकॉज़ मुझे ये नहीं पता कि कितनी चीज़ें मैं मिस कर गया। सो देयर इज़ नो स्टैटिस्टिकल डेटा जो कहे कि मेरे फेलियर्स कितने हैं या सक्सेस कितने हैं। बट येस, देयर आर सॉल्यूशंस एंड नो वन कैन हाइड इट। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलते रहेंगे फ्यूचर में, एंड प्रेज़ेंटली भी लोग काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड हो जाएगा मीन्स धीरे-धीरे। सर थोड़ा सा फ्रेशर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, एथिकल हैकिंग है, अभी कुछ सालों पहले अगर हम देखते हैं तो इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। बट अभी कुछ सालों से इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मार्केट में हज़ारों कोर्सेज़ लॉन्च हो गए हैं एथिकल हैकिंग के ऊपर, एंड अभी डिजिटल फॉरेंसिक्स का धीरे-धीरे मतलब उस लेवल का अभी हम देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे अब इसका भी ये जो है एक फ्लो आ रहा है मार्केट पे। तो अभी आपके हिसाब से जो बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, डिजिटल फॉरेंसिक्स में आना चाहते हैं, तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट उनके लिए हो सकता है? क्या चीज़ें वो पढ़ सकते हैं इस डोमेन में आने के लिए? हाँ, मैं ये बताऊँ कि हर एक फ़ील्ड में जैसे एक यू कैन से वेरियस स्टेजेस होते हैं, इसमें भी है। पहले एक मिसकंसेप्शन मैं दूर करना चाहता हूँ, गलतफ़हमी। लोग मुझे बच्चे ज़्यादातर प्रोफ़ेशनल जो न्यू एंट्रेंट्स हैं या जो आना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि सर इसके लिए यू हैव टू बी ए बीटेक, एमटेक। मैं उनको ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है। एक बीकॉम वाला भी आ सकता है, एक बीएससी वाली भी आ सकता है, बट हाँ, एक डिप्लोमा वाला आ सकता है, बट टेक्निकल नॉलेज ऑलवेज़ हेल्प्स। अगर आप आईटी फील्ड से, आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से, आप ज़रूर हेल्प करता है। एंड विद इन दैट केस हर एक मैं आपको एक लेबोरेटरी का उदाहरण देता हूँ कि हर एक का अलग-अलग टास्क होता है। जो जो एक आता है, जो इमेजिंग करता है, उसका टास्क अलग है, जो क्लोनिंग करता है एनवायरनमेंट उसका अलग है, जो एनालिसिस करता है उसका अलग है। तो क्वालिफिकेशन अलग-अलग चीज़ है। जो इमेजिंग और क्लोनिंग कर रहा है, वो डिप्लोमा होल्डर भी थोड़ा-सा कोर्स करके वो करके कर सकता है, बिकॉज़ उसमें उसमें एनालिसिस डिटेल में नहीं जाना है, बट स्टिल वो फोरेंसिक्स फील्ड में। जो हुँ, एनालिसिस करता है, हो सकता है कि कोई कंप्यूटर के एनालिसिस करता है, कोई मोबाइल की करता है, कोई नेटवर्क, कोई क्लाउड, तो हर एक का फील्ड अलग है। तो वो भी लोग आ सकते हैं। तो वो भी जैसे कि बीटेक से नॉर्मल बीटेक सेंटर कर सकते हैं। जैसे एमटेक और पीएचडी कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल उनको आना है तो रिसर्च फील्ड्स है, जो रिसर्च हो रही है इसमें एक फोरेंसिक्स में, दे कैन कंट्रीब्यूट। ये तो कर ही सकते हैं, बट दे कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन रिसर्च एंड अदर अदर फील्ड। तो जॉब रोल डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस फील्ड में आने के लिए। हाँ, बट अगर आप सिर्फ डिप्लोमा होल्डर है, जैसे कि डिप्लोमा में आईटी कर रखा है, तो फिर आपको अपने अगर ऊपर जाना है तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा वेरियस कोर्सेज़ के हिसाब से, डू एडिशनल कोर्सेज़, हैंड्स ऑन। फोरेंसिक्स में सबसे बड़ी चीज़ है कि कोर्सेज़ ये सब गेट पास है। यानी आपको मैं ये है ना, मूवी देखने के पिक्चर देखने के लिए तो मूवी टिकट निकालते हो, वो टिकट है। आपको मूवी मूवी हॉल में जाने देंगे, बट वहाँ अंदर जाने के बाद आपको अपने आप को प्रूव करना है। सो उसके लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप ही काम आती है, और कुछ नहीं काम आता। तो आप भले ही एमटेक होगा, पीएचडी होगा, बट एक डिप्लोमा होल्डर आपसे अच्छा काम कर सकता है या मेरे से अच्छा काम कर सकता है, अगर उसने 2-4 साल उस फील्ड में काम कर चुका है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर कोई डीप टेक में अभी काम कर रहा है, जैसे ब्लॉकचेन या क्रिप्टो या फिर इसमें, हुँ। वो 2 साल से काम से मैं भी मेरे से अच्छा काम कर रहा हूँ, राइट? सो हर एक का अपना एक जॉब प्रोफाइल है, हर एक का क्वालिफिकेशन है, उसको मिसमैच मैच करके और फिर अपने आप को अपग्रेड करते-करते आपको ये होना चाहिए। बट हाँ, इसके लिए मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत होती है।
जबकि कोई गाइड नहीं करेगा, बिकॉज़ डिप्लोमा होल्डर बोलते हैं कि सर मैं अभी ना मैं ये टास्क करना चाहता हूँ। मैं बोलता आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपके लिए यही स्लॉटेड है। अगर आपको ये करना है तो आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, या बीई करना पड़ेगा, या बीटेक करना पड़ेगा। तो ये गाइडेंस की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये कि कुछ लोग अभी चलो जैसे आपने सही बोला कि अभी लोग फॉरेंसिक में आने लग गए। सबसे पहले पूछते हैं कि सर मुझे जॉब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? मैंने एक ही ध्यान रखना, मैं जैसे पहले बोला, पैशन एंड पेशेंस, इसमें भी धैर्य की ज़रूरत है। टाइम लगेगा, जाओगे ज़रूर, टाइम लगेगा। ऐसे नहीं सब प्लैटर में आता है, राइट? फॉरेंसिक्स ऐसी फील्ड है कि आप जितना गेन कर सके हो और आप जितना पेशेंटली कर सको, वो केस करते वक़्त भी और इसमें अंदर आते वक़्त भी इस फील्ड में, ये दोनों ज़रूरी रखना, ध्यान में रखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर इतना अच्छा आंसर देने के लिए। सर अगर कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस करना चाहे एंट्री लेवल से या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे अगर कोई है, तो आप कौन से सर्टिफिकेशन को रिकमेंड करोगे? देखो, पहले तो मैं आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर सर्टिफिकेशंस, तो पहले मैं डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ। बट जैसे मैं कहता हूँ कि इट डिपेंड्स, अगर आप पहले तो एक बेसिक सर्टिफिकेशन, फाउंडेशन सर्टिफिकेशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सीएचएफआई एक फाउंडेशन सर्टिफिकेट है, वो सब स्पेक्ट्रम कवर करता है, मैं सब कुछ चीज़ें कवर करता है। इंडिया में भी कोर्सेज़ है जो सीडैक त्रिवेंद्रम कंडक्ट करती है, जो बेसिक कोर्स है व्हिच कवर्स एवरीथिंग ऑफ फोरेंसिक स्टेजेस, बेसिक प्रोसीजर्स एंड एंड तक, राइट? उसके बाद डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू स्पेशलाइज, अगर आप स्टोरेज मीडिया फोरेंसिक्स या कंप्यूटर फोरेंसिक्स में जाना चाहते हो, उसके रिलेटेड स्पेसिफिक कोर्सेज करें। आप मोबाइल में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, उसके लिए करो, उस पर भी एक हायरार्की है, एक लैडर है, and this you can go. So basic courses you can do any courses which are foundation courses, example CHFI or CDAC Trivandrum जो offer करते हैं, या some other thing, but do a global certification which is recognized. ये मैं आपको recommend जरूर करूंगा। That's why I said CDAC बहुत अच्छी organization है, renowned organization, EC Council renowned organization है, there are many other councils, so एक foundation course करता है, but आजकल लोग maximum CHFI करते हैं या फिर एंट्री लेवल में एंटर करने के लिए, उसके बाद वो धीरे-धीरे स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। सर वैसे एक बहुत क्वेश्चन। सारे कोर्सेज़ हैं, आप प्लीज़ उसको सर्च कर देना, और किसी को कोई डाउट है तो मुझे पिंग कर सकता है, मैं उनको बता सकता हूँ ये करता है, एंड फिर चॉइस आपकी है जो करना है। डेफिनेटली सर। तो मैं सर का प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, तो जिसको कोई भी मेंटरशिप की ज़रूरत हो, सर से वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर बच्चों एक के स्टूडेंट्स के लिए आई एम ऑलवेज ओपन, प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए आई एम ऑफिशियली ओपन। ग्रेट सर। सर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है कि अगर हमें साइबर सेल में काम करना है या फिर जैसे आर्मी में भी ऐसी कुछ पोस्ट अगर होती हैं, मतलब हमें तो इतना ज़्यादा नहीं पता सर आर्मी के बारे में, लेकिन अगर ऐसी कोई पोस्ट होती है स्पेसिफिक जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हम कर पाएँ, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है किसी आउटसाइडर का वहाँ पे आके काम करना? देखो, मैं तो इसको स्प्लिट करता हूँ, आर्मी की बात करता हूँ पहले। आर्मी में ऐसे कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं होती, यू हैव टू रिक्रूट और यू हैव टू जॉइन एज़ अ ऑफिसर कैडर एंड देन यू गेट द प्रोफाइल्स, राइट? ठीक है? तो ओके। देयर इज़ नो स्पेसिफिक, सो यू हैव टू क्वालिफाई विद इन द आपके सर्टिफिकेट से कराते, और फिर वो आप उस टास्क को करते हो। सो एंट्री लेवल तो एक ही है, एज़ अ ऑफिसर और एज़ अ जस्यू जवान, जो भी रिक्रूटमेंट है उससे जाओ, और फिर आपके, अगर आप बीटेक है तो आपको चांसेस मिलेंगे ये करने के लिए, एंड यू कैन आल्सो अप्लाई विद इन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर से आके कोई कर सकता है? नो, फुल पीरियड, फुल स्टॉप। तो वो खत्म हो गया कहानी। नाउ कमिंग टू साइबर सेल्स एंड ऑल, तो साइबर सेल्स और ऑल में बाहर से कंसल्टेंट्स भी आते हैं, इंटर्न्स भी आते हैं, इंटर्नशिप भी होती है, राइट? वो लेते भी है और करवाते भी है। वहाँ अगर एंट्री आपको इंटर्नशिप चाहिए, तो आप जस्ट, अगर आपके नजदीक वाले साइबर सेल में आप अपना प्रोफाइल भिजवा दीजिए, या जाके मिल लीजिए कि हम फोरेंसिक्स में एमएससी बीटेक कर चुके हैं, हम सीएचएफआई कर चुके हैं, वी वुड लाइक टू जॉइन एज अ इंटर्न और जॉइन एज अ कंसल्टेंट, अगर वैकेंसीज आ रही है। तो वैकेंसीज आती रहती हैं उनकी। मैक्सिमम वैकेंसीज जो आती है गवर्नमेंट की, वो होती है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज, या जो रोजगार समाचार या नौकरी समाचार जिसे हम बोलते हैं, आप उसको देखते रहिए। तो उसमें जो भी टेक्निकल मिनिस्ट्रीज या टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज है, वो अपने कंसल्टेंट्स के लिए बार बार वो एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं कि वी नीड अ कंसल्टेंट। जहाँ पे भी फॉरेंसिक्स का जिक्र आया है या साइबर का जिक्र आया है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यूजुअली दे आजकल वो बताने लग गए कि ओके, आप एक फॉरेंसिक की वैकेंसी है या किसी और की वैकेंसी है। साइबर सेल्स में तो मैं एक आपको गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज अपना प्रोफाइल जो भी इंचार्ज होंगे उनको दे दीजिए, या अगर साइबर सेल्स में नहीं हो रहा है तो प्राइवेट लैब्स होंगे या कोई
डिस्ट्रीब्यूटर होगा या कोई पार्टनर होगा, उनके लैब्स होते हैं, तो आप हैंड्स ऑन वहाँ सीख पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छा हुआ है आपने क्वेश्चन, ये मैं अब एक क्या बोलता हूँ, आई वांट टू गिव अ सजेशन हियर टू ऑल स्टूडेंट, जो भी पेड इंटर्नशिप कराते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, बिल्कुल वो मत करना। जो आपको भले पेमेंट ना दे, एक होता है फ्री इंटर्नशिप, वो लोग आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मीन दे नॉट पे यू एज अ एम्प्लॉय, तो वो भी ठीक है। पेड वाले भी मिल जाते हैं कि यू वर्क फॉर देम एंड दे पे यू सम स्टाइपेंड, वो भी ठीक है। बट जो आपसे पैसा ले रहे हैं, अदर वे अराउंड, आई वुड रिकमेंड, मैं नहीं बोलूंगा सही है गलत है, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट, मींस मेरा फोटे है नहीं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये कर रहे हैं, इससे क्या क्या आप अचीव क्या कर रहे हो, एथिक्स, एथिक्स जिसे हम बोलते हैं, जब आप काम करने, इसमें इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत जरूरत है, आपके जो सोच विचार और जिस तरह से आप केस को रिजॉल्व करोगे विदाउट एनी पार्शियलिटी, तो आप पहले पैसे देके ही अगर पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आप खुद को जज कर पाओगे उसमें क्या, और जो दिलवाने वाला उसका भी आप जज कर पाओगे। बट इन केस स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है तो जरूर वो चार्ज करेंगे, मैं एक वो भी ध्यान में रखना, अगर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है। बट अगर नॉर्मल इंटर्नशिप है तो यू शुड गो, मींस दे शुड बी प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, और विदाउट एनी पेमेंट टू यू, आई थिंक दैट इज अंडरस्टूड। बट अगेन अगेन ये मेरा सजेशन है, कंपलसरी नहीं है, आप करना चाहो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। सर इंडिया में डिजिटल फॉरेंसिक्स के जो जॉब है, जो मार्केट है, तो अभी वहाँ पे अगर कोई फ्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो क्या अभी एज अ फ्रेशर वहाँ पे इतना जॉब्स है इंडिया में, अगर मैं बात करूँ तो? टू बी ट्रूथफुल, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस मांगते हैं या पीएचडी एमटेक मांगते हैं, राइट। सो इसलिए मैंने आपको कहा इंटर्नशिप्स करिए, अगर 6 महीने की इंटर्नशिप पे वो आपका एक्सपीरियंस हो गया, उस बेसिस पे यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग, राइट। जहाँ मैंने बहुत जगह देखा जहाँ इंटर्नशिप की, वहीं पे वो एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय ले लेते हैं, और फिर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है, देन फिर फील्ड ओपन अप हो जाती है आपके लिए। सो और सर इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो? बिल्कुल दे सकते हैं, लाइक आई नो यू, जैसे मैं आपको जानता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बाय द वे, आई नो यू, मैं आपकी कैपेबिलिटी जानता हूँ, या जो भी XYZ हो सकता है, मैं उसकी कैपेबिलिटी जानता हूँ, तो मैं देखा है उसको, तो ही डजंट नीड एनी सर्टिफिकेट, मैं बोलेगा आजा कम। यह फील्ड में वर्ड ऑफ माउथ चलता है, यानी अगर मैं जानता हूँ कि ये बंदा अच्छा है, तो आई नो आई कैन टेक हिम इरेस्पेक्टिव ऑफ अ, ऐसा होता है ना कि आज जैसे आप बिजनेस स्कूल में देखे, वहां से एक को पैकेज मिलता है 5 लाख का, एक को 50 लाख का मिलता है, क्यों मिलता है, क्यों मिलता है, रेफरेंस। दोनों सेम है, उन दोनों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो जज कर लेते कि भाई इसमें वो है पोटेंशियल। सिमिलरली इफ यू हैव द पोटेंशियल, और किसी मेंटर की या किसी की नजर आप पे पड़ गई, या यू आर एबल टू कन्विंस हिम कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी, फिर यू डोंट नीड एनीथिंग। फिर ऐसे केस में मैं अगर हूंगा, सपोज, तो मैं उसको ट्रेन खुद करूंगा, मुझे पता है आपका पोटेंशियल है, तो मुझे बंदा चाहिए, मैं इसको इस फील्ड में ट्रेन कर दूंगा, he'll be a asset to me after say 1 year, एसेट होगा मेरे लिए, तो ऐसे भी होता है। तो आइडेंटिफाई, इसलिए फॉरेंसिक मैं हर टाइम कहता हूँ अपने मेंटरिंग में, बी सीन, दिखो, कॉन्फ्रेंस में दिखो, आर्टिकल लिखो, जाके मिलो, इंटरेक्ट करो, सो देन ओनली यू पीपल नो यू कि आप इस फील्ड में हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपकी पैशन क्या है, किस इससे आप ये फील्ड परस्यू करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, इंटर्नशिप एंड मेंटरशिप, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो आई होप मैंने जितने भी फ्रेशर्स हैं जो भी आना चाहते हैं, जो जॉब के पर्सपेक्टिव से इस सेशन को देख रहे हैं, उनके क्वेश्चंस तो सभी तरह के अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सर लास्ट क्वेश्चन बस मेरा ये है, ज्यादा वक्त तो आपको लूंगा नहीं, कि कोई ऐसा कोई केस, कोई भी छोटा या बड़ा केस जो आप यहाँ पे रियल लाइफ का जो डिस्कस करना चाहें, अगर उससे कुछ प्रॉब्लम ना हो तो? वैसे तो मैं रियल जो केस की वो तो डिस्कस नहीं कर सकता, ड्यू टू, यू शुड अंडरस्टैंड, ये तो बोलो ना एथिक्स डेफिनेटली पार्ट से सर, होता है ना, कि आप मुंह पे भी बोलना चाहिए कि हम ये नहीं डिस्कस कर सकते, बट डेफिनेटली। आई कैन गिव यू एग्जांपल जो मैं अपने फ्रेंड के लेवल पे किया है ना, फॉर एग्जांपल ईमेल फॉरेंसिक्स है ना, तो ईमेल फॉरेंसिक्स में किसी ने, एक लड़की थी, उनको एक ईमेल, थ्रेटनिंग ईमेल भेजा, तो वो शी वाज वरीड कि इसको कैसे किया जाए, रिपोर्ट नहीं करना है, तो फिर सिंपल तरीके से, जैसे कि देयर आर वेरियस सर्विसेज अवेलेबल इन व्हिच इफ यू सेंड ए ईमेल, ईमेल ट्रैक करते हैं, ईमेल ट्रैकर जिसे हम बोलते हैं, तो ओके। इफ समवन अपने मेल वापस भेजा और किसने क्लिक किया, तो उसका आईपी कोऑर्डिनेट सब हाँ। आपको मिल जाएगा। सेकंड है कि हेडर एनालिसिस, हेडर एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कहाँ से रूट हुआ, किस किस हॉप्स कहाँ कहाँ लिए,
किस किस सर्वर से पास हुआ और आपके पास लैंड होने तक। अगर उसने हम्म। डिस्पोजेबल ईमेल यूज किए हैं तो डिस्पोजेबल ईमेल किस सर्विस ने किए, तो उस सर्विस को हम उसको ये करके उससे और थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सब चीज, ये केस एक्चुअली किया हुआ है इन इन दिस, बट नॉट एज अ प्रोफेशनल। में वो केस, कोई केस डिस्कस नहीं करूंगा। सेकंड चीज मैं एक बिफोर यू एंड अप में कहना चाहता हूँ, अगर कोई मेंटर आपको सजेशन देता है, मोस्टली पीपल, बच्चे स्टूडेंट्स कम टू मी प्रोफेशनल, सर हमें जॉब दे दीजिए। देखो, ऐसा है कि मैं आपको मेंटर कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज आती है तो बता सकता हूँ, बट खड़ा तो आपको ही रहना है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ हर केस। जब आप केस करोगे अंदर जाके, तो आप मुझे थोड़ा ढूंढेंगे, आपके मेंटर को थोड़ा आप ही को करना है। सो वी कैन असिस्ट यू। तो अगर कोई कोई आपको, यू आर लुकिंग, एंड आजकल फास्ट फूड का जमाना हुआ है कि अभी मैंने मेल किया तो संतोष सर ने अभी इमीडिएटली रिप्लाई करना चाहिए, या अगर मैंने कुछ ये नहीं किया तो बोलेंगे यार सर आपने तो मेरा रिप्लाई नहीं किया, आपने तो मेरे इंटर्नशिप नहीं दिलाई आपने। सो वी कैन गाइड यू, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अभी नहीं तो कल मिल जाएगी। Find some mentor. You'll find a lot of mentors which are the very good people, and even if he gives you some time, it's more than enough. And only है कि आप इसको स्टिक करिए। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, मीन्स ना बहुत चीजें कर सकते हैं। 4 लोग मिलकर एक स्टार्टअप खोल सकते हैं, किसने मना किया है, राइट? सो और बहुत सारी चीजें, ये मैं लास्ट में कहना चाहता था आपसे। यस सर। एक And I would, मैसेज में मांगना चाह रहा था आपसे, आपने खुद से ही वो मैसेज दे दिया। थैंक यू सो मच सर। मैं मैसेज ये भी देखूंगा कि ऑल डू वेल, दिस इज अ वेरी गुड फील्ड, बहुत अच्छी फील्ड है। आई वुड लव टू सी दिस फील्ड ग्रो इन द कंट्री। जहां भी मुझे जरूरत पड़ी, इन वॉट एवर कैपेसिटी आया, मेरे लिमिटेशंस देख के मैं जरूर हेल्प करूंगा। एज अ सेड, बच्चों के लिए तो, स्टूडेंट्स के लिए तो आई एम ओपन। मीन्स आप कोई भी कुछ पूछ सकते, हो सकता है मैं डिले कर दूं आंसर करने में, बट आंसर जरूर करूंगा, ये सबको पता है। जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है वो जरूर ये कहेंगे कि मैं आंसर जरूर करता हूँ, भले डिले हो जाए बट जरूर करूंगा। उसका एविडेंस। Yes. So do well, be connected and have that passion. ये फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत आगे जाने वाली है, बहुत स्कोप आने वाला है। आपको ढूंढना है कि इस फील्ड में आप कहाँ पे प्लेस होगे, वो आपका, आपने डिसाइड करना। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आप इस प्लेटफॉर्म पे एंड आपने सभी जितने मैंने क्वेश्चंस आपसे किए, आपने इतने पोलाइटली सबके आंसर दिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं उम्मीद करूंगा आगे जाके एक बार दोबारा आपसे फिर ऐसी मुलाकात। नहीं, बिल्कुल, जहाँ भी देखो, एनीवन शुड कम एंड मीट मी। एल बी, मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ तो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।